एक ऐसा झूठ जिसका शिकार आप भी हुए थे और आज भी हो रहे हैं, सबूत के साथ कि जिन बच्चों ने वैक्सीन लगाया, चाहे एक लगाए चाहे सारे लगाए, उनका अगर एवरेज देखा गया वो 2.5 गुना यानी कि 250% ज़्यादा बीमार पाए गए इन कंपैरिजन टू जिन बच्चों ने कोई भी वैक्सीन नहीं लगाया। और जिन बच्चों में वैक्सीन लगे उनमें 10 साल तक आते आते 43 बच्चे ही जिंदा रहे, यानी कि 57 बच्चे मर गए। बोलने का मतलब यह है कि वैक्सीन लगाने से 10 साल की उम्र तक पार करना भी आधे बच्चों के लिए, आधे 50% ऑफ द चिल्ड्रन, उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया इस डेटा के अनुसार। और ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कोई एरा गैरा इधर उधर से नहीं है, ये सीधे यूएस के गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जो डेटा है वो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े झूठ का। सबसे बड़ा झूठ का मतलब एक ऐसा झूठ जिसका शिकार आप भी हुए थे और आज भी हो रहे हैं, सबूत के साथ। और सबूत मेरे पीछे यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप थोड़ा जूम इन करें, कैमरा जूम, ये जो मैंने रिकॉर्ड निकाला है ये गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के साइट से, यानी कि यूएस के वेबसाइट के अंदर जो डेटा है वो मैंने निकाला है hsgac.cnet.gov। तो यहाँ जाके ये रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। ये रिकॉर्ड जो है आज से 1 साल पहले सितंबर के महीने में ही अपलोड किया गया था। और ये रिकॉर्ड क्या कहता है? ये रिकॉर्ड ये देखना चाहता है कि जिन बच्चों ने वैक्सीन लगाए इन कंपैरिजन टू जिन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं लगाया, और ऐसे बच्चों को जब कई साल तक फॉलो किया गया तो उनके हेल्थ में क्या वैरायटी थी, क्या वेरिएशंस था या इम्प्लीकेशंस था, इस पे ये करीब 16 साल की स्टडी है। इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए इसके समरी में जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये स्टडी हुई थी करीब 18,468 बच्चों के बीच में सन 2000 से लेके 2016 तक, यानी कि 16 साल का डेटा। और वो डेटा करीब 18,000-19,000 बच्चों का डेटा। और उनमें से एक ग्रुप जो कि जिन बच्चों ने कोई ना कोई वैक्सीन लगाया या सारे वैक्सीन लगाया, और ग्रुप जिन बच्चों ने एक भी वैक्सीन नहीं लगाया। और जब इन डेटा को देखा गया फॉर 16 ईयर्स तो उनका जो कंक्लूजन आया उसको थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कंक्लूजन यह देखा गया कि 10 साल का जो एवरेज फॉलो किया गया तो जिन बच्चों ने वैक्सीन लगाया था उनमें जो क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है, यानी कि क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज़, वो लगभग डबल से भी ज़्यादा पाई गई जो अनएक्सपोज थे किसी भी वैक्सीन से। और उनमें किसी भी तरह का कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहा 83% बच्चों में, यानी कि करीब 17% बच्चों में ही 10 साल की उम्र तक आते आते कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम रही, लेकिन 83% बच्चों में कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रही अमंग द चिल्ड्रन जिन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं लगाया। और जिन बच्चों ने वैक्सीन लगाया उनमें 43% बच्चे ही ऐसे थे जिनको कोई समस्या नहीं थी और बाकी सबको कोई ना कोई समस्या आती रही। दैट इज़ अबाउट द कंक्लूजन। तो इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जिन बच्चों ने वैक्सीन लगाया, चाहे एक लगाए चाहे सारे लगाए, उनका अगर एवरेज देखा गया वो 2.5 गुना यानी कि 250% ज़्यादा बीमार पाए गए इन कंपैरिजन टू जिन बच्चों ने कोई भी वैक्सीन नहीं लगाया। तो ये तो हो गया एक समरी, लेकिन इसका डिटेल में जाएंगे तो वो और भयानक आपको दिखेगी। ये टोटल मेरे ख्याल से 24 पेजेस का है। इसके डिटेल में अंत में जो ग्राफ बने उसमें चलते हैं। और आई विल टेक यू टू पेज नंबर 17 जो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, उस टेबल को देखने की कोशिश करते हैं। ये टेबल आप देख रहे हैं आपके सामने। ये टेबल में जो ये आंकड़े हैं ये उनके हैं जिन बच्चों ने कोई ना कोई वैक्सीन लगाया, और ये वो आंकड़े हैं जिन बच्चों को एक भी वैक्सीन नहीं लगाया। ये अगर ध्यान से देखें ब्रेन डिसफंक्शन के कैटेगरी में जिन बच्चों ने वैक्सीन लगाया उनमें से काफ़ी बच्चों को ब्रेन के डिसफंक्शन पाए गए, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया उनमें इट इज़ वेरी वेरी लेस। या कैंसर देखें तो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया उनमें से एक को भी कैंसर नहीं पाया गया, यानी कि 0%
कैंसर एमंग द चिल्ड्रन जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाया। ठीक उसी तरह से अगर आंकड़ा यहाँ पे देखें, जो ADHD का अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एमंग द चिल्ड्रन जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाया उनमें किसी को भी ADHD नहीं हुआ। या फिर जीरो के आंकड़े और भी देख सकते हैं। बिहेवियरल डिसेबिलिटी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाए उनमें एक को भी बिहेवियरल डिसेबिलिटी नहीं पाया गया, जबकि जिन्होंने वैक्सीन लगाया उनमें 7.6% बच्चों को बिहेवियरल डिसेबिलिटी पाया गया। डायबिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में हम बोलेंगे डायबिटीज़ टाइप 1 एमंग द चिल्ड्रन जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाया, डायबिटीज़ टाइप 1 इज़ ऑलमोस्ट नील। और ठीक इसी तरह से अगर इसमें देखें हम, अगर यहाँ पे ले लेते हैं हम ये ज़ीरो को फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उन्हीं में आती है जिन्होंने वैक्सीन लगाए, लर्निंग डिसेबिलिटी उन्हीं में आती है जिन्होंने वैक्सीन लगाया, और साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी उन्हीं में आती है जिन्होंने वैक्सीन लगाया। यानी कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया उनमें काफ़ी सारी बीमारियां शून्य की तरह पाई गई। डायबिटीज़ हो, कैंसर हो, ADHD हो, बिहेवियरल डिसेबिलिटी हो, स्पीच डिसेबिलिटी हो या साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी हो, ये सारी चीज़ें शून्य हैं। और बाकी बीमारियां भी बहुत कम है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने वैक्सीन लगाया। लेकिन इससे भी ज़्यादा डरावनी स्थिति बन जाती है अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ, इस ग्राफ को बनाया गया है इस सोच से कि जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेके ये जो लाल है वो रिप्रेजेंट करता है द चिल्ड्रन जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई, और ये जो नीला है ये रिप्रेजेंट करता है उन बच्चों को जिन्होंने वैक्सीन लगाई। तो ये देखने की कोशिश की कि कितने % बच्चे 10 साल की उम्र तक जीवित रहे एमंग द चिल्ड्रन जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया वर्सेस एमंग द चिल्ड्रन जिन्होंने वैक्सीन लगाया। तो अगर इसको देखें, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे सीधा सीधा समझ आ रहा है कि 10 साल आते आते जिन्होंने वैक्सीन लगाए उनमें बच्चे कम होते जा रहे हैं, यानी कि मौतें बच्चों में ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जबकि जिन्होंने कोई भी वैक्सीन नहीं लगाया, जिन बच्चों को नहीं लगा, उनमें मौतें बहुत ही कम हैं। इसको अगर हम देखें वैक्सीन वर्सेस नो वैक्सीन, वैक्सीन जिन बच्चों में लगाया गया वर्सेस जिन बच्चों में वैक्सीन नहीं लगाया गया, यानी कि लाल। तो लाल में अगर 100 बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाया गया तो 100 में से 83 बच्चे तो 10 साल की उम्र तक जिंदा रहे, 17 बच्चों की मौतें फिर भी हो गई, और जिन बच्चों में वैक्सीन लगे उनमें 10 साल तक आते आते 43 बच्चे ही जिंदा रहे, यानी कि 57 बच्चे मर गए। बोलने का मतलब यह है कि वैक्सीन लगाने से 10 साल की उम्र तक पार करना भी आधे बच्चों के लिए, आधे 50% ऑफ द चिल्ड्रन उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया इस डेटा के अनुसार। और ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कोई एरा गैरा इधर उधर से नहीं है, ये सीधे US के गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जो डेटा है वो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये आप भी इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, अपने इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ऐसा कोई इकलौता उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे ऐसे और स्टडीज़ में पूरी दुनिया में वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन वर्सेस अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन, और हर बार यही पाया गया एमंग द अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन उनको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर शून्य के लगभग होता है, उन्हें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लगभग शून्य होता है, और जो वैक्सीनेटेड बच्चे उन्हीं में ये सारी दिक्कतें पाई जाती हैं। और ये सिर्फ बच्चों में लगाए जाने वाले वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ पूरे वैक्सीन इंडस्ट्री की, जितने तरह के वैक्सीन्स आपको किसी न किसी बहाने दिए जाते हैं, जैसे आपने देखा पिछले दिनों कोविड का वैक्सीन ऐसे बोल के दिया गया जैसे कि कोई अमृत है, और अगर नहीं लेंगे तो बस आपका तो दाना पानी इस दुनिया से चला जाएगा, और नहीं भी जाएगा तो आपकी जॉब छूट जाएगी, आपको ट्रेन में बैठने नहीं दिया जाएगा, घर से भी नहीं निकलने दिया जाएगा। तो मजबूरी में आप सबने वैक्सीन लगाए, वो 2 खुराक लगाए, जबकि उससे पहले से ही मैं बोलता आया हूँ कि ये वैक्सीन्स आपको नुकसान करेंगी और खड़े खड़े लोग मरेंगे। अनफॉर्चुनेटली वही चीज़ आप अभी देख रहे हैं। इनफैक्ट अब जबकि इस चीज़ को 4 साल हो गए कोविड के 2 खुराक लगाने के, इस तरह के बहुत सारे हज़ारों में रिसर्च आए, और वो रिसर्च कोविड वैक्सीन पे रिसर्च आए, करीब 3,500 ऐसे रिसर्च पेपर मैंने कलेक्ट किए और इस किताब में डाल दिया, वैक्सीनेटेड टू डेथ, जिससे यही साबित होता है कि कोविड के वैक्सीन के लगाने के बाद कई तरह की बीमारियां, चाहे डायबिटीज़ हो, कैंसर हो, क्रॉनिक किडनी फेलियर हो, लिवर डिजीज़ हो या अचानक डेथ, इन सब की संभावनाएं कई गुना बढ़ गई है।
तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि वैक्सीन इंसानियत के लिए है ही नहीं। ये मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा झूठ आपसे बोला गया था, बोला गया है, बोला जा रहा है। और ऐसा कोई भी सबूत नहीं जिससे साबित होता हो कि किसी भी तरह के वैक्सीन से किसी भी इंसान को किसी भी परिस्थिति में कोई भी फायदा हुआ हो। साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। जैसे अगर कोई बोलता है कि कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन लगाओ, तो क्या वो वैक्सीन की वजह से वो जिंदा बच गया? और क्या वो वैक्सीन नहीं लगाता तो मर जाता? या जितने लोगों ने वैक्सीन लगाया कुत्ते काटने के बाद सारे लोग जिंदा बच गए? इस पे भी रिसर्च हुए हैं, जैसे मैंने ये रिसर्च दिखाया, और उसका भी कंक्लूजन ये है कि वैक्सीन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है कुत्ते के काटने के बाद आपको आपकी जान बचाने में। इनफैक्ट इसका ठीक विपरीत ये देखा गया कि वैक्सीन लगाने के बाद वैक्सीन की वजह से ही एज ए साइड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन इंसान की मृत्यु हो गई। तो यानी कि ये मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। यानी कि इस झूठ को सपोर्ट करने के लिए देयर इज नो साइंटिफिक लिटरेचर एट ऑल। और मैंने इससे पहले भी एक किताब निकाली थी 2020 में, कोविड-1981 वायरस एंड द वैक्सीन। तब वैक्सीन कोविड के नहीं आए थे, कोविड वैक्सीन आए नहीं थे, लेकिन तभी मैंने उस किताब के माध्यम से बता दिया था कि आने वाले टाइम में जो वैक्सीन आएगा वो एक्चुअली नुकसान करेगा। और उसी किताब में बाकी वैक्सीन के भी जिक्र किए, हिस्ट्री ऑफ द वैक्सीन, और सारे वैक्सीन के करके सबूत इसी तरह से दिए, चाहे वो पोलियो के वैक्सीन हो, ट्यूबरकुलोसिस के वैक्सीन हो, कि किस प्रकार मैनिपुलेट करके आपको ये समझाया जाता है कि ये वैक्सीन आपकी जान बचाएगी। ये वैक्सीन इंडस्ट्री का, मेडिकल लॉबी का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, और उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको और हमें हो रहा है। आज की तादाद की बात करें, आज के बच्चों की जनसंख्या की बात करें, तो हर 10 में से एक बच्चा ADHD का शिकार है, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, इंडिया में। यानी कि इंडिया में अगर रैंडमली अब 10 बच्चे से मिलेंगे तो चांसेस है कि उनमें से एक बच्चा ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का शिकार मिलेगा, और अगर रैंडमली 100 बच्चों से मिलेंगे उनमें से एक ऑटिज्म का बच्चा मिल ही जाएगा। आज से करीब 30 साल 40 साल पहले इतने भयानक रूप में ये बीमारियां थी नहीं, इनफैक्ट इनका नामो निशान भी नहीं था उस वक्त। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ वैक्सीन बच्चे में जो ज़्यादा दिए जाने लगे, वैसे वैसे इनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। और एक बड़ी समस्या बन गई ऐसे पेरेंट्स के लिए जिनको ये पहले से ही पता होता है कि हमारे बच्चों को जीवन भर सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, कभी भी वो इंडिपेंडेंटली अपना कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इससे ज़्यादा दुख वाली बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो वैक्सीन का खेल है ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोल रहा हूँ, आपको एक चैलेंज की तरह ले सकते हैं कि अगर किसी को ये लगता है 1 भी % कि दुनिया के किसी भी वैक्सीन से किसी भी सूरत में किसी भी परिस्थिति में किसी को कोई फ़ायदा हो सकता है और ऐसा कोई साइंटिफिक लिटरेचर एविडेंस है, तो आप मुझसे डिबेट कर लीजिए। अगर मैं हार जाता हूँ, आई विल गिव यू 10 लाख रुपीज़। यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ खास तौर पे ऐसे पेरेंट्स को जिनके बच्चों को ऑटिज्म या ADHD डायग्नोस कर दिया गया है, और वो मायूस ना हो। हमारे बच्चे, इस वक्त मेरे पास करीब 2000 ऑटिस्टिक एंड ADHD के बच्चे हैं जो डायरेक्ट मेरे और मेरे डॉक्टर्स की टीम के सुपरविजन में हैं, और वो बच्चे बड़ी तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे रिकवर हो भी गए, उनका जो स्पीच आ गया, उनका हाइपर एक्टिविटी कम हो गई, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, एक जगह पे टिक के बैठने की टाइमिंग उनकी बढ़ गई, उनकी नींद अच्छी हो गई, उनके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम जो थी वो ख़त्म हो गई, एपिलेप्सी जो के दौरे पड़ते थे वो ख़त्म हो गए। तो जो सिम्टम्स होते हैं क्लासिक सिम्टम अक्सर ADHD और ऑटिज्म के बच्चों में, वो बड़ी तेज़ी से कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीने नहीं बोल रहा, कुछ दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ते में उनमें बड़ी तेज़ी से फ़र्क आ रहा है। ये है हमारा CAN प्रोटोकॉल, क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल से जुड़ने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि स्क्रीन पे दिया हुआ लिंक bishwarup.com/autism में जाएंगे, अपने बच्चे के बारे में एक फॉर्म भर देंगे, बिहेवियरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये फॉर्म जब भरेंगे तो हमें आपके बच्चे के बारे में सारा पता चल जाएगा, और उसके बाद हमारे डॉक्टर्स आपको कॉल करेंगे और आपको हमसे जोड़ लेंगे, और फिर एक एक करके आपको गाइड करते हुए प्रोटोकॉल बताएंगे। आपको हमारे पास नहीं आना, हमारे हॉस्पिटल क्लिनिक में कहीं नहीं आना, ना ही आपको हमें फीस देनी। ये पूरी तरह से फ्री प्रोग्राम है, यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग। आप अपने घर में, और हम आपको वर्चुअली आपको गाइड करेंगे, और वही आप करते जाएंगे बच्चे के साथ घर पर ही, और आप देखेंगे आपके बच्चे में हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई नया मैजिक होगा।
हमारे जो बच्चे हैं वो 2000 बच्चे अचानक वो बोलना शुरू कर देते हैं, मामा पापा, एक एक लाइन सेंटेंस बोलते हैं, वे गाना भी शुरू कर देते हैं, फिर कंसंट्रेट भी करने लगते हैं, स्कूल की पढ़ाई अच्छी तरह से करते हैं, बिहेवियर उनका नॉर्मलाइज होने लगता है। ये सारा मैजिक की तरह लग रहा होगा, एक सपने की तरह लग रहा होगा ऐसे पेरेंट्स को, लेकिन ये सच होता हुआ उनको दिखता है। और इसी तरह के कुछ पेरेंट्स से इसी वीडियो में मैं आगे मिलाने वाला हूँ। उनके जो हमसे जस्ट अभी 10 दिन 15 दिन पहले ही जुड़े हैं और कैन प्रोटोकॉल जस्ट थोड़ा सा अभी शुरू ही किया था, तो उनके जो फीडबैक हैं वो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अभी भी इतना डैमेज होने के बाद भी तरीका है बच्चे को इस जाल से बाहर निकालने का ऑटिज्म एंड ADHD के जाल से। सिर्फ bishrup.com/autism में जाके आप एक फॉर्म भर दें। आप में से वो लोग जो ऑटिज्म एंड ADHD प्रैक्टिशनर्स बनना चाहते हैं, यानी कि जो ये चाहते हैं कि भारत में करीब 50 लाख के करीब ऑटिज्म के पेशेंट्स हैं, इस वक्त करीब 3 करोड़ के करीब ADHD के पेशेंट्स हैं जो डायग्नोज्ड हैं, जबकि दे आर होपलेस, क्योंकि ये जो एलोपैथिक लॉबी है वो ये नहीं चाहेगी कभी भी ये कभी ठीक हो जाए, इसीलिए इस तरह के प्रोटोकॉल उन तक पहुँचे नहीं हैं। लेकिन आप अगर उनमें से हैं मेरी तरह जो चाहते हैं कि वो बच्चे पूरी तरह ठीक हो जाएं, तो आप भी एक कैन प्रोटोकॉल का साइंस पूरी तरह सीख सकते हैं और ये ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। अगर ऐसी चाहत है तो 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के दिन से हम एक नया 1 मंथ ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। ये हफ्ते में 2 घंटे की क्लासेस होंगी, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है आपके टाइम के हिसाब से, और ऐसे 4 मॉड्यूल्स हैं। पहले मॉड्यूल में हम ये बताएंगे कि ऑटिज्म एंड ADHD होता क्या है, होता क्यों है, स्टेप बाय स्टेप विद ऑल द साइंटिफिक बैकिंग। और दूसरे क्लास में ये बताएंगे कैन प्रोटोकॉल क्या है, क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल क्या है, उसके साइंटिफिक बैकिंग क्या है, उसके एविडेंसेस क्या है, कैसे करना है, प्रैक्टिकल डूज एंड डोंट्स, वो सारा सेकेंड मॉड्यूल में होगा। थर्ड मॉड्यूल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो ये होगा कि आपके घर के अंदर वो पेरेंट को ये सिखाते हैं, प्रैक्टिशनर आप सीखेंगे कि ऐसे बच्चों के घर में क्या क्या बदलाव करना है, जो बच्चे कर भी सके, जो पेरेंट कर भी सकें, जिससे वो कैन प्रोटोकॉल घर पे इम्प्लीमेंट करेंगे। वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, चाहे वो कोई नीम की दवाई बनानी हो घर पे ही, चाहे वो फर्मेंटेड ड्रिंक बनाना हो घर पे ही, चाहे डाइट में बदलाव करना है घर पे ही, चाहे वो 0 वोल्ट अप्लाई करना है, सारा कुछ सीखेंगे। 0 वोल्ट मतलब ग्राउंडिंग, तो ये सारा कुछ तीसरे मॉड्यूल में सीखेंगे। और चौथे मॉड्यूल में इमरजेंसी मैनेजमेंट। ऐसे बच्चों में, जैसे मैंने बोला, फिट्स काफ़ी पड़ते हैं और ऐसे बच्चों को बुखार आने लगता है, उनको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती रहती है, पेट में दर्द वगैरह और IBS वगैरह। तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में वो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, उन्हीं लोगों के पास ले जाते हैं जिनकी वजह से आज उनके बच्चे की हालत है। तो याद रखिए, ये जो ऑटिज्म ADHD है वो सिर्फ वैक्सीन की वजह से नहीं होता, वो तो सिर्फ वन ऑफ द रीज़न है। इसके अलावा अधिक डोज में एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक, एंटीवायरल जो आजकल के पीडियाट्रिशियन बच्चों को प्रेस्क्राइब कर ही देते हैं, वो भी एक कल्प्रिट की तरह काम करते हैं। तो खैर, जितनी बार अगर ऐसे पेरेंट मेरा ये वीडियो सुनते हैं, उनको पता है जितनी बार डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उनकी लिखी हुई दवाई जब बच्चे को देते हैं, उतनी बार उनके बच्चे का जो रिस्पॉन्स है, उनका जो बिहेवियर है वो और एग्रेसिव हो जाता है, और वो जो उनके जो बेसिक सिम्टम्स थे वो और ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाते हैं। तो चौथे मॉड्यूल में हम ये भी सीखेंगे कि इमरजेंसी हैंडलिंग ऐसे बच्चों की कैसे की जाए, घर में रहते हुए कैसे की जाए, परफेक्टली कैसे की जाए, बिना बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाए कैसे किया जाए। तो ये 4 मॉड्यूल है, 1 महीने का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। श्रीधर यूनिवर्सिटी से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सारा कुछ ऑनलाइन है। 30 नवंबर यानी कि राजीव दीक्षित जयंती के दिन दिल्ली में इसका कॉन्वोकेशन होगा, और वहाँ स्टेज में आपको महाबलंकर ऑडिटोरियम में बाय द वाइस चांसलर ऑफ श्रीधर यूनिवर्सिटी आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अगर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके bishrup.com/autism में जाके प्रैक्टिशनर फॉर्म भर दें। जो पेरेंट्स हैं और सिर्फ उनका एक ही इरादा है, इच्छा है कि उनके बच्चे ठीक हो जाएं, उनको प्रैक्टिशनर बनने की आवश्यकता नहीं है। उनको सिर्फ बच्चे का जो कैन प्रोटोकॉल अप्लाई करना है, उतने भर नॉलेज की ज़रूरत है। तो वो ज़रूरी नहीं कि वो प्रैक्टिशनर बने वो या हमारा कोर्स करे। उनके लिए तो जो फ्री हमारा जो सर्विस है bishrup.com/autism में जो बच्चों के वाला फॉर्म है, उतना ही भरना है, उतना भरना काफ़ी है। देन आई विल एंड माई टीम विल गाइड यू ऑन अ डेली बेसिस। तो खैर, इसी वीडियो में आगे मिलते हैं ऐसे 4 पेरेंट्स से जिन्होंने अभी
स्कैन प्रोटोकॉल बच्चों में अप्लाई करना शुरू कर दिया है और देखते हैं उनका क्या फीडबैक है। अभी 15-20 डेज ही शुरू हुए हैं, नीम थेरेपी में दे रही हूँ। उसका अटेंशन इम्प्रूवमेंट हुआ है। आई कांटेक्ट तो पहले ठीक हो गया था उसका, आते आते अटेंशन एक जगह नहीं बैठता था, सिर्फ वो जंप करते रहता था। और ही इज लर्निंग, और मैं जो बोल रही हूँ वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है। सिर्फ रिपीट करता था वर्ड्स, जो मैं बोलती हूँ वो रिपीट करता था। अभी नाउ इज क्रॉस क्वेश्चनिंग मी, ये कैसा है, ये क्या है। जो 4-5 साल से जो मेडिसिन बगैर सो नहीं पाते थे, आज 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया विदाउट मेडिसिन वो बच्चा सो रहा है। नीम पीने के बाद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उसका यूरिन हुआ है। और उसमें सबसे अच्छी बात ये हुई है कि अब वो हमें सुनता है, हमें देखता है, हम उसे बुलाते हैं तो वो आता है, स्माइल देता है। तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है नीम थेरेपी से। मतलब आपकी थेरेपी तो सर जादू कर रही है हमारे लिए। तो आप तो हमारे लिए बाहुबली कहो, माँ कहो, कुछ भी कहो, बस भगवान का स्वरूप बन के आए हो हमारे और हमारे बच्चों के। मैं ना 15-20 डेज ही हुआ है जो कैन ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके और रिलीजियसली फॉलो कर रही हूँ। लेकिन मैंने पहले भी आपका देखा था। और अथर जब बॉर्न हुआ था, ही वॉज गुड चाइल्ड, ऐसा कुछ अटेंशन डिफिशिएट ऐसा कुछ नहीं था। फिर सडनली एक बार सडनली वो आई कांटेक्ट कम किया और ही वॉज नॉट एबल टू प्रोसेस एनीथिंग और स्पीच डिले हो गया। तो हमने ऐसे ही डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला सूडो ऑटिज्म है। एंड ही वॉज वेरी क्रैंकी, और क्यों रोता था पता नहीं, और 2 वर्ड्स तक भी नहीं बोलता था। तो मैं आपका तब से फॉलो कर रही थी। तो अभी 15-20 डे अब तब से इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसका हैंड फ्लैपिंग था और वॉशिंग मशीन से ऑब्सेशन था। ये सब भी उसको ऑब्सेस था, वो किसी चीज को ये हो गया तो ऑब्सेस था। और एपेटाइट भी बहुत उसका खराब रहता था, ऑलवेज पेट खराब रहना, ऐसे सब भी। देन अभी 15-20 डेज ही शुरू हुए हैं, नीम थेरेपी में दे रही हूँ। उसका अटेंशन इम्प्रूवमेंट हुआ है। आई कांटेक्ट तो पहले ठीक हो गया था उसका, आते आते अटेंशन एक जगह नहीं बैठता था, सिर्फ वो जंप करते रहता था। और ही इज लर्निंग, और मैं जो बोल रही हूँ वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है। सिर्फ रिपीट करता था वर्ड्स, जो मैं बोलती हूँ वो रिपीट करता था। अभी नाउ इज क्रॉस क्वेश्चनिंग मी, ये कैसा है, ये क्या है, ऐसा सब। और फुल सेंटेंस फॉर्म कर रहा है। पहले उसको कंफ्यूजन रहता था कि सेंटेंस फॉर्म करने का कंफ्यूजन रहता था अथर को। आप क्या कर रहे हो, मैं पूछे तो आप क्या कर रहे हो, ऐसे बोलता था। अभी वो आंसर कर रहा है। 15-20 डेज ही हुआ है सिर्फ नीम थेरेपी स्टार्ट करके। और अम्बली मैंने उसको दिया है। ही वॉज फाउंड ऑफ रोटी एंड राइस अलॉट। तो वो कर्ड राइस बहुत खाता था। अम्बली को मैंने वैसे ही करके दिया है, तड़का वड़का डाल के। देन ही स्टार्टेड टू ईट इट। स्टार्टिंग मुझे प्रॉब्लम हुई थी नीम देने में। नाउ ही इज टेकिंग विदाउट एनी, थोड़ा क्रैंकी होता है फिर लेता है। सो यही इम्प्रूवमेंट है। मुझे वो ही इज राइटिंग ABCD, उसका हैंड का अभी वो जीरो बेड थेरेपी देना है मुझे, 0 वोल्ट थेरेपी। तो अभी मैंने इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करूंगी वो भी। सात्विक मजुमदार की मम्मी बोल रही हूँ। सर सात्विक नॉर्मल में हुआ था और होने के बाद से 8-9 साल तक जो माइलस्टोन अचीव करना चाहिए एक बच्चे का, सब कुछ अचीव कर लिया था। 6-7 महीने में बैठना सीख गया, उसके बाद क्रॉलिंग, उसके बाद वॉकिंग, सब कुछ। लेकिन मतलब 1 साल के बाद से हमें पता चल रहे थे कि नेम रिस्पॉन्डिंग नहीं था बच्चे में। और धीरे धीरे जितने दिन मतलब एज बढ़ रहे, हाइपरनेस उसके बढ़ रहे थे, एक जगह पे टिक के नहीं बैठता था। उससे पहले सबको बबलिंग, जैसे 6 महीने में मम 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 पापा पापा, ये सब कुछ सही से बोलना सीख गया था। सारे प्रॉब्लम आ गए 1 साल से बाद से हम देखा। और बीच में सर 6 महीने के बाद से थोड़ी मेरा बेटा मोबाइल एडिक्ट हो गए। फिर हम 3.5 साल में उसे लेके गए थे एम्स में, ऋषिकेश एम्स में, तो वहां ऑटिज्म डायग्नोज हुआ वो। फिर हम दिल्ली में सर गंगाराम में दिखाया, तो वहां भी मॉडरेट ऑटिज्म मतलब बोला वहां से। फिर तब से लेके उसके थेरेपी चल रहे 2021 से उसके थेरेपी स्टार्ट, और अब तक चल रहे थे। और साथ में रेस्पिरिडोन मेडिसिन सोने से पहले हम देते थे।
फिर आपके बारे में पता चला जब से, ज्यादा दिन नहीं सर, हमने नीम स्टार्ट किया 4 तारीख से। तो पहले 2 दिन में ही देने के बाद बच्चे के अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट आया, जो मतलब हमारे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था स्लीपिंग इशू। बच्चे एक दिन के मतलब एक दिन सो गए तो बस फिर दूसरे दिन से स्टार्ट हो गया, 2 बजे 2:30 बजे उठ जाते थे, मतलब रात के नींद हम भूल चुके थे। तो नीम देने के बाद पहले 2 दिन में इतने अच्छा रिजल्ट मिला हमें, जो बच्चे सोता नहीं था, मुझे पास में बैठा रहता पढ़ना था, मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे सोता नहीं था, लेकिन वो बच्चे अपने आप सो रहे थे, मतलब सो रहे अभी भी। और ग्राउंडिंग भी कर रहे सर, सुबह शाम दोनों टाइम ग्राउंडिंग कर रहे। और अमली हम 1 हफ्ते हो मतलब हुआ अमली स्टार्ट किया। लेकिन क्या है सर, बीच मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस तो मिल रहा है, बहुत ही अच्छा, जो और हम धीरे धीरे करके अब 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया सर, हम मेडिसिन भी बंद कर दिया। जो 4-5 साल से जो मेडिसिन बगैर सो नहीं पाते थे, आज 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया विदाउट मेडिसिन वो बच्चा सो रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जी सर, क्योंकि 2 दिन नीम देने के बाद जो इम्प्रूवमेंट हमने देखा, तो हम हमारे अंदर तो एनर्जी आ गया, फिर से हम थक चुके थे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप लोग हमारी लाइफ में आए और हमारे बच्चे में आपकी वजह से इम्प्रूव आना शुरू हुआ है। क्योंकि हमें 2 से 3 साल हो गए सफर करते हुए, जहां भी गए सबने पैसे ही लूटे हम लोगों से और बच्चे को सही नहीं किया। लेकिन आपकी नीम थेरेपी से, मेरे हस्बैंड ने आपका एफबी पे देखा था वीडियो, तो फिर उन्होंने कनेक्ट किया कि देखो ऐसे ऐसे नीम थेरेपी से। तो पहले तो मैंने बिलीव नहीं किया कि ऐसा भी कुछ होता है, क्या थेरेपी भी इम्पोर्टेंट है कराना जाके। लेकिन जब से हमने उसे नीम देना शुरू किया है, उसमें सबसे अच्छा इम्प्रूव किया है कि उसका आई कांटेक्ट बढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी हुई है। और पहले वो ना सोता नहीं था बिल्कुल भी, रात को 2-2 बजाते था। कभी अगर वो जल्दी सो भी गया 10-11 बजे, तो वो 3 बजे उठ जाता था। लेकिन उसकी नींद बहुत अच्छी हुई है। और यूरिन उसका, जब वो टॉयलेट करता था पहले नींद से पहले, तो उसका यूरिन डार्क येलो होता था, मतलब थोड़ा थिक और येलो। लेकिन नीम पीने के बाद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उसका यूरिन हुआ है। और उसमें सबसे अच्छी बात ये हुई है कि अब वो हमें सुनता है, हमें देखता है, हम उसे बुलाते हैं तो वो आता है, स्माइल देता है। तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है नीम थेरेपी से उस पे। और हम अमली भी दे रहे हैं, जितना भी नमिता मैम कहती है हम सब कुछ करते हैं। और थैंक यू नमिता मैम कि आपको देखने का और सर को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। और आप लोगों ने हमसे बिना कुछ लिए हमारी इतनी मदद की है, तो हम तो बहुत खुश हैं आप लोगों के साथ जुड़कर। और मैं तो सभी को जो नहीं भी जानते इस बारे में उनको बताती हूँ कि देखो ऐसे ऐसे हम लोग जुड़े हैं कैन से, और वहां से हमें ऐसा अच्छा रिस्पांस मिला है। और सही बता रही हूँ सर, कुछ ही टाइम में हमें मिला है, क्योंकि हमें वैसे अभी जुड़े हुए 1 महीने से ज्यादा हो गए। लेकिन जब हमने उसे नींद देना शुरू किया था, तो थोड़े ही दिनों में हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग में फर्क नजर आया। और उसके अंदर ईटिंग हैबिट्स बहुत थी, वो बहुत ज्यादा खाता था, उसको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती थी। अभी थोड़ा रिलैक्स है वो। और नींद में उसने हमें शुरुआत में परेशान किया। अभी मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों ही, जब हमने बच्चे को दिया तो हम दोनों ने कहा हम भी लेंगे, हमारा बच्चा कड़वी चीज ले तो हम भी, लेकिन हम लोगों को भी उस नींद का फायदा हुआ। तो सर हम तो बहुत खुश हैं आप लोगों के साथ जुड़ के। भगवान आप लोगों को खूब तरक्की दे कि आपने हमारी इतनी मदद करी। नमिता मैम हमारे लिए इतनी मेहनत करती है, आप इतनी मेहनत करते, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हमने सर 0 वोल्ट, मेरे हस्बैंड ने बोला कि 0 वोल्ट नाम की कोई चीज, मतलब मैंने देखो आपकी वीडियोस नहीं देखे थे, मेरे हस्बैंड ने ही कनेक्ट हुए ही जुड़े हैं आपसे, तो उन्होंने बताया। फिर उन्होंने आपके यहाँ से एक बेडशीट मंगाई। पहले मेरे बच्चे में नींद की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी कि वो सोता नहीं था, रात को उठ जाता था। अगर वो 2 बजे उठ गया तो लगा लो वो सुबह तक सोएगा नहीं। लेकिन जब से वो 0 वोल्ट बेडशीट में सो रहा है, उसको बहुत फर्क पड़ा है। वो पूरी रात सोता है और सुबह जब मैं उसे 5 बजे उठाती हूँ तो वो उठ भी जाता है आराम से, क्योंकि वो रात को टाइम से सो जाता है। तो सर 0 वोल्ट बहुत ही अच्छी बेडशीट है, हम लोग भी उसको यूज करते हैं, हमारा बेटा भी उसको यूज करता है। तो बहुत अच्छी सर, आपकी जितनी भी टेक्निक्स है हमें बहुत पसंद आई। थैंक यू, आपने थैंक यू भरोसा सो किया, मच। ये बड़ी बात है। नहीं सर, हम तो सच बता रहे हैं, हमें जो भी मिलता है हम तो आप लोगों के बारे में बताते हैं कि देखो हम जहां भी गए, हमें सबने हमसे पैसा लिया, थेरेपीज के नाम पे पैसा लिया सर। देखो माँ बाप हम लोग वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी हमने अपने बच्चे के लिए, तो हर कोई करता है,
लेकिन एक आप ही हमें ऐसे मिले हो जिसने हमसे अभी तक 1 रुपया नहीं लिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। सर हमें आपसे जुड़े हुए 10-15 दिन ही हुए हैं। मेरे बेटा नमन जो पैदा होती है उसे शुगर की प्रॉब्लम थी, उसके पैदा होते शुगर लो हो गई थी, तो वो पैदा होते नर्सरी में था। फिर हम एम्स में ट्रीटमेंट चला, उसके हर 6 घंटे में पहले इंजेक्शन लगते थे शुगर मेंटेन करने के। फिर वो उसके बाद उसके 1.5 साल का हुआ तो 45 दिन बाद इंजेक्शन लगने लगे ऑपरेट का, उसके इंजेक्शन लगते हैं। पहले तो बिल्कुल ठीक था, पर 1.5 साल के बाद उसमें हाइपर एक्टिविटी शुरू होने लगी, अपना अपना बोलना, चुप हो गया एकदम। फिर सब डायग्नोज किया, पता पड़ा ADHD है। तो थेरेपी वगैरह करा रहे थे, एम्स में ट्रीटमेंट भी चल रहा है ऑटिज्म क्लिनिक में। लेकिन वहां भी कुछ ऐसा, बस थेरेपी ही है, डॉक्टर ने भी कह दिया भाई कोई इलाज नहीं है, सिर्फ थेरेपी है बस। सर आप एक उम्मीद की किरण लेके आए हो इसमें, जो हमें लगा है कि हाँ नीम थेरेपी से हम दे रहे हैं इसे बहुत आराम है, इसकी हाइपर एक्टिविटी कम हुई है। पहले अपने बहुत मारता था, अब मारना भी कम किया है इसने, अपने सोशल भी हुआ है, अपने भैया के साथ खेलने लगा है। और हम इसे 0 वोल्ट थेरेपी, जैसे मैम ने बताया है, हमने शीट बनाई है इसकी, 0 वोल्ट थेरेपी भी हम इसकी चला रहे हैं। और इससे सर इसके 3 काम हुए हैं। एक तो इसकी शुगर मेंटेन हुई है, दूसरा इसका वेट भी कम हो गया है, वरना सब डॉक्टर कहते थे इसका वेट बहुत ज्यादा हो रहा है, वेट कम करो। और इसकी हाइपर एक्टिविटी, जो आई कांटेक्ट है, वो सब ठीक हुआ है। आपके एक प्रोटोकॉल से इसके 3 चीजें ठीक हुई हैं। जैसे बाहुबली में एक तीर से 3 निशाने पर ठीक हुए हैं ना, ऐसी सर आप बाहुबली हो हमारे लिए, एक तीर से मैम और आप, एक तीर से इसकी 3 चीजें ठीक करी हैं आपने। हमें तो बिल्कुल नवरात्रियों में माता बिल्कुल माँ के रूप में आई है हमारे बच्चों के लिए। आपने हमारी जोत जो थी उम्मीद की, वो प्रज्वलित कर दिया बिल्कुल। हमें तो कहीं उम्मीद नहीं थी कि भाई हमारा बच्चा कभी ठीक भी हो सकता है। बट सच में मैम, सच में सर, दिल से आपने हमें दिखाया कि हाँ हम अपने बच्चों को ठीक कर सकते हैं, और ठीक हो रहा है। और हम आपके साथ लगे रहेंगे, जैसे आप कहेंगे हम सब कुछ वैसे ही करेंगे और ठीक करके दिखाएंगे अपने बच्चों को। हम आपसे बहुत प्रभावित हैं और बहुत कुछ हो रहा है आपके साथ। और हमारे घर में तो मम्मी पापा सब ने DP डाइट शुरू कर दिया, DIP डाइट, और सब वही ले रहे हैं और उन्हें भी आराम है। अब उनकी शुगर भी थोड़ी थोड़ी ठीक हुई है। मम्मी के कमर में दर्द था तो कल वो नमन की बेड पे लेट गई, बेडशीट पे, तो कह रही है मेरी कमर में भी आराम है। मतलब आपकी थेरेपी तो सर जादू कर रही है हमारे लिए। तो आप तो हमारे लिए बाहुबली कहो, माँ कहो, कुछ भी कहो, बस भगवान का स्वरूप बन के आए हो हमारे और हमारे बच्चों के।